दोस्तों, क्या आप हमें दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम बता सकते हैं? चलिए हिंट के तौर पर हम आपको बता दें कि इस सांप के ऊपर एक बहुत ही सुपरहिट हॉलीवुड मूवी बनाई गई है। जी हाँ, शायद आपका जवाब बिल्कुल सही हो। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। उसी में अगर हम लार्जेस्ट क्रोकोडाइल कैशियस की बात करें तो एक और हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस समय पाए जाने वाले ये दोनों ही विशालकाय और खतरनाक क्रीचर पृथ्वी पर पहले पाए जाने वाले क्रीचर्स के सामने चींटी के बराबर है। जी हाँ, फिर चाहे वो क्रोनोसॉरस हो या फिर अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप की बात हो, यानी कि टाइटेनोबोआ। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों ही प्रेडेटर्स ने अपने जीते जी बहुत ज्यादा आतंक मचाया था। फिर चाहे वो लैंड हो या फिर वाटर, ये जहाँ होते थे इनके आसपास के जीवों का बचना लगभग नामुमकिन ही हो जाता था। लेकिन तब क्या हो अगर ये जीव अभी तक जिंदा होते। जी हाँ, चलिए आज ऐसी ही कोई इमेजिनेशन करते हैं और आपको सच से रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करके समय में काफी पीछे चलते हैं। उससे पहले चलिए हम अपने कैरेक्टर्स को एक बार अच्छे से जांच लेते हैं। अगर आपके पास सबसे पहले टाइटेनोबोआ की बात की जाए तो ये प्राचीन काल का सांप आज से 58 मिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी पर रहा करता था, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। 58 मिलियन ईयर्स यानी कि 5 करोड़ 80 लाख साल पहले, और वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 1 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी का सबसे विशालकाय सांप था और उसके बाद इसका पृथ्वी से खात्मा हो गया, जहां इसका साइज 13 मीटर्स यानी कि करीब 38 फीट यानी कि करीब हमारे 4 मंजिल के घर के आसपास के बराबर था, और इसका वजन 1 टन तक पहुंच जाता था। वैसे इनके साइज का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप 2 जिराफ को एक के बाद एक लेटा देंगे तो भी टाइटेनोबोआ का साइज उससे ज्यादा बड़ा होगा। हालांकि जिराफ हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा जीव है, यानी कि अगर आप साफ सुथरे शब्दों में सुने तो इस समय पाया जाने वाला सबसे विशालकाय सांप प्राचीन काल में पाए जाने वाले सबसे विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ के साइज का लगभग आधा है। जहां ये मेगा स्नेक चौड़ाई में 3 फुट तक पहुंच सकता था। इसका मतलब यह कि टाइटेनोबोआ यंग हिप्पोपोटामस को भी निगल सकता था। हालांकि उस समय उनका भोजन हिप्पो तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये मॉन्स्टर स्नेक बड़ी बड़ी मछलियों और बाकी के जीवों को अपना शिकार बनाने में जरा भी नहीं सोचते थे। और तो और दोस्तों, टाइटेनोबोआ एक बड़े से क्रोकोडाइल तक को निगलने में सक्षम था, यानी कि इसके आतंक से कोई भी क्रीचर जल्दी बच नहीं पाता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका जायंट साइज था। जहां ये जायंट मॉन्स्टर अपने शिकार को सबसे पहले दबोच कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता था, और जैसे इनका शिकार पूरी तरह से पस्त हो जाता फिर ये उसे निगल कर आराम करता था। क्योंकि एनाकोंडा और बाकी बोआ सांपों की तरह इसके अंदर जहर नहीं पाया जाता, लेकिन जहर का होना या न होना इसे कमजोर और ताकतवर नहीं बनाता। उल्टा ये अपने शिकार को जकड़ कर मारने में काफी ज्यादा तेज था। क्योंकि दोस्तों, जब ये सांप अपने शिकार को जकड़ता था तो उसका दबाव बहुत ज्यादा होता था, जो कि इस सांप के शिकार को पूरी तरह से कंप्रेस कर देता था, यानी कि दबा देता था। हालांकि क्रोनोसॉरस साइज में छोटा जरूर होता था, लेकिन ये भी कुछ कम खून के प्यासे नहीं थे, क्योंकि इनके मुंह खुलने पर जो इनके कई सारे नुकीले दांत नजर आते हैं वो इस बात का साफ सबूत है कि ये कितने खतरनाक शिकारी जीव रहे होंगे। और अगर हम इनके साइज की बात करें तो ये माना जा सकता है कि क्रोनोसॉरस ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाले ऑर्का के बराबर थे, जिन्हें हम किलर व्हेल नाम से जानते हैं। लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए अगर हम बताएं तो क्रोनोसॉरस की लेंथ करीब 10 मीटर थी, पर इनका वजन 12 टन तक जा सकता था। वैसे तो इस समय पाए जाने वाले क्रोकोडाइल की तरह ही ये दिखाई देते थे, लेकिन क्रोकोडाइल को अगर इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये क्रोकोडाइल से कई गुना ज्यादा बड़े लगेंगे। पर क्रोनोसॉरस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी बाइट फोर्स थी, क्योंकि ये अपने शिकार को बहुत ही तेजी के साथ दबोचते तो थे ही, साथ ही साथ इनका प्लस पॉइंट ये था कि ये बहुत ही बेहतरीन तरह से स्विमिंग करना भी जानते थे। इस वजह से ये पानी की गहराई में जाकर अपने शिकार को धर दबोचते थे। दोस्तों, इनकी रिब केज काफी ज्यादा पावरफुल थी,
और इनके 4 फ्लिपर्स के साथ एक छोटी सी पूंछ हुआ करती थी। अब आप लोगों ने हमारे दोनों ही क्रीचर्स के बारे में अच्छे से जान तो लिया, पर हम आपको बता दें कि क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वक्त में पृथ्वी पर मौजूद थे। उसके साथ ही इन दोनों की लाइफ स्टाइल भी काफी अलग थी, क्योंकि क्रोनोसोरस काफी ठंडे इलाकों में रहा करते थे, वहीं विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ को रहने के लिए गर्म इलाके की जरूरत पड़ती थी। पर चलिए अब अगर कल्पना करें कि ये दोनों मॉन्स्टर पृथ्वी से कभी खत्म न हुए होते और अभी भी हमारे बीच रह रहे होते, तो पृथ्वी के हालात कैसे होते हैं और किस तरह से ये हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं और प्लेनेट पर ये किस तरह से सरवाइव करते और हमें करवाते हैं। क्या तब भी इसी तरह शांति बनी रहती? वैसे तो इंसान ही शांति भंग करने के लिए काफी है, पर क्या ये जानवर होते तो शांति और भी ज्यादा भंग होती? ये काफी बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर टाइटेनोबोआ जिंदा होता तो वो किसी इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एरियाज में रहता। उदाहरण के तौर पर इस विशालकाय सांप को कोलंबिया और उसके आसपास के देशों जैसे कि वेनेजुएला और ब्राजील वगैरह काफी पसंद आते हैं। अब जब ये खतरनाक सांप हमारे आसपास रहता है, यानी कि हम इंसानों के आसपास रहता है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घरों में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करके जरूर रखते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे सांप तो है नहीं जो दरवाजे के नीचे से बचने वाली जगह से निकलकर आपके घर में घुस जाएंगे। इन्हें अंदर आने के लिए काफी अच्छी खासी जगह चाहिए होगी, और अगर हम सब कुछ प्रोटेक्शन के साथ करेंगे तो ये हमारे घरों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम इन्हें अपने घरों के आसपास के इलाकों से भी दूर रखना चाहते हैं तो अपने अपने घरों के बाहर इलेक्ट्रिक वायरिंग लगवानी पड़ेगी ताकि इनसे बचा जा सके। पर दोस्तों इससे भी काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने साथ हमेशा स्टन गन भी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप ब्राजील के आसपास के एरिया में रहते हैं तो, क्योंकि क्या पता कब ये सांप आपके सामने फन फैलाए खड़ा हो जाए। लेकिन बड़े बड़े शहरों में इनका आना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग एक अलग तरह की लाइफ स्टाइल जीते हैं, जिसमें अगर इस तरह का कोई भी क्रीचर देखने को मिला तो तुरंत उसका शिकार हो सकता है, सिवाय इस बात के कि वो कहीं छुपकर न बैठा हो। पर इस तरह के बड़े क्रीचर आखिर कितने दिनों तक छुपकर चूहे जैसे छोटे क्रीचर का शिकार करेंगे? जाहिर सी बात है कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए सामने तो आना ही पड़ेगा। हालांकि आपको हॉलीवुड फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि एनाकोंडा इंसानों को निगल लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई थोड़ा हटकर है, क्योंकि सांप हम इंसानों को कभी भी भोजन के तौर पर नहीं देखते, पर हाँ भूख लगने पर तो कोई भी कुछ भी खा सकता है। हम तो फिर इंसान ही हैं। नहीं, इतनी जल्दी टाइटेनोबोआ से मत डरिए, क्योंकि अभी तो आपको और भी कुछ बताना बाकी है। जहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि सीन पलट भी सकता है और हम इंसान इस विशालकाय सांप को बाकी सांपों की तरह जू में बंद करके भी रख सकते हैं, और जिस किसी ने भी इन सांपों को पकड़ा वो तो इंटरनेशनल हीरो बन जाएंगे। पर इनका पेट भरने के लिए हमें एलिगेटर से लेकर रिवर डॉल्फिन तक के क्रीचर्स की बलि चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी भूख इसी तरह के एनिमल्स को खाकर ही मिट सकती है। और अगर ये सांप खुले में घूमेंगे तो जाहिर सी बात है जमीन में रहने वाले तरह तरह के जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि एडल्ट एनिमल्स तो बच जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे जो अभी अभी इस दुनिया में आए होंगे वो टाइटेनोबोआ के चंगुल में जल्दी फंस सकते हैं, और इन सभी के परिणाम स्वरूप फूड चेन इतनी बुरी तरह से खराब होगी कि इसकी वजह से कई सारे एनिमल्स को अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ जाएगा। और जब इस तरह के एनिमल्स टाइटेनोबोआ से अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे बड़े बड़े इलाकों में पेड़ पौधों को खराब करने वाले फंगस और इंसेक्ट पूरी तरह से राज करने लगेंगे, और कुछ ही वक्त के बाद जो हमें इतनी ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है वहाँ पर बंजर जमीन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ों को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट्स को मारने वाले एनिमल्स तो अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके होंगे। और दोस्तों अगर हम क्रोनोसोरस की बात करें तो उस समय इन्हें एक बड़े से कछुए का शिकार करने की देर रहती थी और इनका पूरा पेट भर जाता था, क्योंकि उस समय कछुए एक टेबल जितने बड़े होते थे। लेकिन अब सीन पलट चुका है और इसी वजह से क्रोनोसोरस को अपना पेट भरने के लिए एक नहीं कई सारे कछुओं का शिकार करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि बार बार शिकार न करना पड़े, इसी वजह से ये बड़े मरीन क्रीचर का शिकार करने लग जाएंगे। हालांकि एक व्हेल को एक बार में निगलना इनके
लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो क्रोनोसोरस को व्हेल तक का शिकार करने में समय नहीं लगेगा। उसके अलावा भी इनके रास्ते में आने वाले हर मरीन क्रीचर की मौत पक्की है, क्योंकि अपने लंबे से मुंह में मौजूद खतरनाक दांतों का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से मीडियम साइज मरीन क्रीचर को अपने मुंह में अंदर रख सकते हैं, और ऐसे में उन्हें बच निकलने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से मछलियों की आबादी में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। और सिर्फ मछलियां ही नहीं, जिस एरिया में क्रोनोसोरस जैसे जायंट क्रीचर होंगे वहां से किसी भी जहाज का आना जाना भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हर वक्त इनका खतरा बना रहेगा। उसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी, जो हमारे सांस लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और इस तरह के माहौल में हमें टूरिज्म जैसी चीजों को बिल्कुल भूलना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन एरियाज में क्रोनोसोरस का आतंक होगा वहां पर रेड मार्क लग चुका होगा, और जहां जाना किसी भी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। पर दोस्तों, जिस तरह टाइटेनोबोआ की स्किन काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, उसी तरह क्रोनोसोरस के दांत भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, जिनकी कीमत राइनासोरस के सींग के बराबर हो सकती है, जो कि इस वक्त करीब $65,000 पर केजी में बिकते हैं, यानी कि लगभग 45 से 50 लाख रुपए पर केजी में। जी हाँ, राइनोसोरस के सींग सोने से भी ज्यादा महंगे, और ठीक यही चीज क्रोनोसोरस के दांतों के साथ भी देखने को मिलती है। पर दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको एक रियलिटी चेक ये भी देना चाहते हैं, और वो ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जितने भी क्रीचर अब इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, अगर वो वापस यहाँ पर आ जाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब जैसे कि आप टाइटेनोबोआ को ही ले लीजिए, ये हमारी पृथ्वी पर तब से मौजूद थे जब यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था, क्योंकि इन्हें रहने के लिए करीब 32 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए थी। पर आप एक बात सोचिए, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, इस तरह की गर्मी वापस से आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हैं कि हम इंसानों को कितना बड़ा डिजास्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के जीव वापस भी आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको इन खतरनाक क्रीचर से बचकर रहना है तो अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद से अपने एनवायरनमेंट की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में ऐसे जीवों के वापस आने में देर नहीं लगेगी। बाकी आपका इस बात पर क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि अमेज़न जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि अभी तक हमने इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, और न ही हमने अपने समुद्रों को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। तो जरूरी ये भी नहीं कि ये जानवर लुप्त हो चुके हों, शायद इनकी कुछ % आबादी अब भी जिंदा हो, जो फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को हमेशा मिलती हैं, इसीलिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।